नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडस्ट्री रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। चलिए बात करते हैं इटली की इकोनॉमी के बारे में। इटली की इकोनॉमी क्यों बूम हो रही है? दोस्तों, इटली को यूरोप का इकोनॉमिक प्रॉब्लम चाइल्ड कहा जाता है। 1990 से इटली का कर्ज हमेशा 100% जीडीपी से ज़्यादा रहा है और वहाँ हमेशा राजनीति और पैसों से जुड़ी मुश्किलात रही है। लेकिन अब कुछ बदलाव दिख रहा है। इटली ने पैंडेमिक के बाद जर्मनी, फ्रांस और यूके के मुकाबले में ज़्यादा दाम और कम महंगाई का अनुभव किया है। हालांकि उसका कर्ज अब भी ज़्यादा है, लेकिन अब इटली का कर्ज कंट्रोल में आता हुआ दिख रहा है। चलिए दोस्तों, इटली की इकोनॉमी पर थोड़ा ध्यान देते हैं। इटली की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स 1980s में मेनली अरब इसराइली वार के बाद तेज़ी से बढ़ते ऑयल के दाम से आई थी। लेकिन दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले इटली की इकोनॉमी ने 1980s में जल्दी से रिकवर किया कुछ रीजंस की वजह से। इटालियन सेंट्रल बैंक ने सरकारी लोन को रोक दिया, सरकार ने पे इंडेक्सेशन को बंद कर दिया और 1980s में स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनीज SMEs ने बाहर की ट्रेड में तेज़ी से बढ़ावा देखा। ये SMEs जो ज़्यादातर हाथ से बनी चीज़ें बनाती है, इटली की इकोनॉमी का मुख्य आधार बने क्योंकि उनकी चीज़ों की इंटरनेशनल डिमांड ज़्यादा थी। दोस्तों, इटली की इकोनॉमी में SMEs काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लगभग देश के आधे कामगार छोटे बिजनेसेस में काम करते हैं, जिनमें 10 लोग से कम होते हैं। 1987 में इटली के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक GDP पर कैपिटा यूनाइटेड किंगडम से ज़्यादा था, जिससे वो दुनिया के 5 सबसे अमीर देशों में आ गया। इटालियंस इसे एल पेसो या द ओवरटेकिंग कहते हैं। लेकिन वापस देखते हुए 1980s का इटालियन इकोनॉमिक बूम सिर्फ एक बबल था। स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटीज़ की मॉडिफिकेशन, जिसमें ब्लैक मार्केट GDP फिगर्स शामिल थे, इटली की ग्रोथ को बढ़ाया, जिसके नतीजे में 1986 में 18% की ग्रोथ आई। और इसके अलावा गवर्नमेंट की अनसस्टेनेबल बोरोइंग ने इटली की ग्रोथ के ज़्यादातर हिस्से को सपोर्ट किया, जिसके नतीजे में नेशनल डेबिट 1980 में 59% से लेकर 1994 के एंड तक 123% तक बढ़ गया, जिसने फ्रांस और जर्मनी के डेबिट को डबल कर दिया। दोस्तों, इटली की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स 1980s में डेबिट बढ़ने से आई है। डेबिट 1970 में कुछ भी नहीं था, लेकिन 1980 में GDP का 4% और 1990 में 10% हो गया। लेकिन ये ऑस्टेरिटी इफेक्टिव नहीं रही और इटली का विकास रुका हुआ है। पर इसके बावजूद इटली में कुछ अच्छे साइंस दिख रहे हैं। फेडरल रिजर्व के डेटा के अनुसार इटली ने यूरोप में दूसरे G7 देशों में सबसे ज़्यादा पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की है और GDP 2019 के अंत तक 4.2% से बढ़ गया, जबकि फ्रांस में 1.9%, यूके में 1% और जर्मनी में सिर्फ 0.1%। ये दिखाता है कि इटली का कर्ज और भुगतान बाहरी रूप से GDP के मुकाबले कम नहीं हुआ है। महंगाई भी इटली में काफ़ी गिर गई है। लेट लास्ट ईयर से 0.75% तक, जर्मनी में 2.5% और फ्रांस में 2.9%। इटली का डेबिट बर्डन, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी कम हुआ है। एपिडेमिक के बावजूद 2020 में GDP के 155% से 2023 में 137% तक। इसमें से एक वजह ये भी है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के बावजूद इफेक्टिव डेबिट मैनेजमेंट ने डेबिट सर्विसिंग कॉस्ट्स को GDP के लगभग 4% के आसपास रखा है। दोस्तों, इटली की स्ट्रॉन्ग आर्थिक परफॉर्मेंस के पीछे क्या रीज़न है? चलिए देखते हैं। इटली की कम इन्फ्लेशन का मूल कारण एनर्जी प्राइसेस की गिरावट है, जो पिछले महीने लगभग 11% गिरी थी। पोस्ट पैंडेमिक टूरिज्म का वापस आना भी इटली के GDP की ग्रोथ में शामिल है। इटालियन एक्सपोर्ट्स भी ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन के बावजूद 2023 में 5% बढ़ गई है।
इटली यूरोप को दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रखता है और आमतौर पर जीडीपी का लगभग 3% रिप्रेजेंट करता है। 2020 में शुरू की गई नई सुपर बॉन्ड्स ने इटली के जीडीपी को बढ़ाया है, जिससे प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन में बढ़ावा आया, लेकिन ये महंगा था और पिछले साल जीडीपी का 7.2% डेफिसिट लाया। इटली और जर्मनी के बीच का बोरोइंग कॉस्ट का अंतर भी कम हुआ है। एपिडेमिक को छोड़कर 2016 से सबसे कम है। जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री, ने इंडिकेट किया है कि उनका इरादा है कि वह डेफिसिट को कम करने और बाजार को लगता है कि ईयू की गहरी फिस्कल यूनियन की तरफ जा रही है। हालांकि इटली के सामने अब भी कुछ चैलेंज हैं, जैसे कि एक्सट्रीम डेमोग्राफिक क्राइसिस, हाई डेब्ट टू जीडीपी रेशियो और एक अंडर एजुकेटेड और अंडर एम्प्लॉयड पॉपुलेस। इन सब रुकावटों के बावजूद इटली की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, विशेष रूप से यूरोप की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के सामने। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे की ऐसी शानदार खबरों के लिए बने रहिए इंडस्ट्री रिपोर्ट एंड एनालिसिस के साथ।